आज 5 फरवरी है और 5 फरवरी के लिए हम द हिंदू से और दूसरे जितने भी सोर्सेस हैं, जहाँ से भी हमें हमारे काम की न्यूज़ मिली है, वहाँ से हमने न्यूज़ जमा की है। तो हम आज 5 फरवरी के लिए कंप्लीट करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। हमारे पास एडिटोरियल भी है और दूसरे आर्टिकल्स भी है, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आज हमें मिली है। तो सबसे पहली न्यूज़ है मणिपुर के बारे में, क्योंकि मणिपुर में आप जानते हैं कि मणिपुर एक लंबे संघर्ष से गुजरा है। यहाँ पर दो जो बड़े-बड़े समुदाय हैं, एक समुदाय हमारा कुकी-ज़ो समुदाय, दूसरा हमारा मैतेई समुदाय। दोनों समुदायों में लंबे समय से संघर्ष चल रहा था और यह संघर्ष हिंसा और हम कहें बहुत गंभीर अपराध भी हुए हैं इस दौरान। तो इस संघर्ष के बाद जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे, पुराने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था पिछले साल फरवरी 2025 में इस्तीफा दिया था और अब नए सीएम बनने जा रहे हैं। लगभग 1 साल हो चुका है उनके इस्तीफे को, तब से लेकर अभी तक वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। तो राष्ट्रपति शासन अब खत्म होने वाला है और नई सरकार बनने वाली है, क्योंकि पिछले 1 साल से वहाँ की जो विधानसभा है वो निलंबित थी। हमने कल वाले एडिटोरियल में देखा था, मतलब कल वाली करंट अफेयर की क्लास में हमने देखा था कि जब भी राष्ट्रपति शासन लगता है तो सरकार तो बर्खास्त हो जाती है, लेकिन जो हमारी विधानसभा है वो या तो निलंबित होती है या भंग होती है। जब भी विधानसभा निलंबित होती है तो उसे वापस से पुनर्जीवित कर दिया जाता है। लेकिन जब विधानसभा को भंग कर दिया जाता है तो अगला चुनाव होता है। लेकिन मणिपुर में क्या हुआ था, 2022 में 2022 में वहाँ पर चुनाव हुए थे। 2027 तक वहाँ की विधानसभा का कार्यकाल था। आप जानते हैं कि सरकार का कार्यकाल नहीं होता, मुख्यमंत्री का कार्यकाल नहीं होता, विधानसभा का कार्यकाल होता है। तो 5 साल का कार्यकाल था। तो अब वहाँ पर जो 1 साल से हमारी विधानसभा निलंबित पड़ी हुई थी मणिपुर की, अब वो पुनर्जीवित हो चुकी है और वहाँ पर अब नई सरकार बनने वाली है। युमनाम खेमचंद सिंह, ये युमनाम खेमचंद सिंह जो है वो भी मैतेई समुदाय के हैं और भाजपा विधायक हैं। पहले एन बीरेन सिंह के समर्थक माने जाते थे, लेकिन अब उन्होंने पहले जब हिंसा चल रही थी और एन बीरेन सिंह एक पक्षपाती रवैया अपना रहे थे, उस दौरान भी इन्होंने इस्तीफे की मांग की थी और अब सीएम बनने वाले हैं। इनके साथ 2 डिप्टी सीएम भी बनेंगे। नागा समुदाय से भी एक डिप्टी सीएम है और कुकी-ज़ो समुदाय से भी वहाँ पर डिप्टी सीएम बनने वाले हैं। हालाँकि कुकी-ज़ो समुदाय बार-बार इस समस्या के राजनीतिक हल की बात कर रहा है, क्योंकि जब तक राजनीतिक हल नहीं होता समस्या का, तब तक अशांति रहेगी, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। आप कानून के दम पर, आप हथियारों के दम पर इस संघर्ष को कब तक रोक पाते हैं, ये भी एक सवाल है। और क्या कुकी-ज़ो समुदाय और मैतेई समुदाय का संघर्ष इस नई सरकार के साथ खत्म हो जाएगा, यह भी एक सवाल है। कुकी समुदाय अपने जो क्षेत्र है, जहाँ पर कुकी समुदाय रहता है, वो समुदाय उस क्षेत्र को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग कर रहा है। तो इसको लेकर भी अभी संघर्ष, इसको लेकर भी अभी वैचारिक और राजनीतिक मतभेद बना हुआ है। तो मणिपुर के बारे में भी इसी बहाने देख लेंगे। मणिपुर का हम थोड़ा-सा इतिहास देख लेंगे, मणिपुर की राजनीतिक व्यवस्था देख लेंगे, मणिपुर में क्या-क्या ज्योग्राफिकली क्या-क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो देख लेंगे, लोकटक झील देख लेंगे, केबुल लामजाओ और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देख लेंगे और हम सांगाई के बारे में देख लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम मणिपुर के बारे में देखने वाले हैं। उसके बाद मणिपुर के बाद जो न्यूज़ है हमारे पास, वो है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को लेकर। चूँकि हर 2 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक होती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जब भी बैठक होती है तो उसमें जो हमारे क्वांटिटेटिव मॉनेटरी टूल्स हैं, उनको लेकर फैसले किए जाते हैं। जैसे कि हमारे रिज़र्व रेपो रेट के बारे में, रेपो रेट के बारे में, रिवर्स रेपो रेट के बारे में, सॉरी, रेपो रेट के बारे में, रिवर्स रेपो रेट के बारे में, सीआरआर के बारे में, एसएलआर के बारे में, एमएसएफ के बारे में, बैंक रेट के बारे में और भी दूसरे बहुत सारे फैसले लिए जाते हैं। तो हमें ये समझना है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कैसे काम करती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में देखेंगे और मॉनेटरी पॉलिसी एमपीसी के बारे में हम देखेंगे कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया चल रही है, उसको लेकर बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं। शिकायतें आ रही हैं चूँकि एक बहुत ज़्यादा बड़ी जनसंख्या है, लंबी प्रक्रिया है और आप जानते हैं कि हमारे देश में सारे लोग तकनीक तक इतना अभी नहीं पहुँचे हैं। अभी भी लोग और तकनीक के बीच में, लोगों और तकनीकों के बीच में बहुत ज़्यादा खाई है, दूरियाँ हैं, बहुत ज़्यादा गरीब समुदाय भी हैं। बहुत गरीब समुदाय बार-बार उनको माइग्रेशन भी झेलना पड़ता है, आपदाएँ भी झेलनी पड़ती हैं और उस दौरान उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी अवेलेबल नहीं होते, इतनी जानकारी अवेलेबल नहीं होती, कहाँ क्या काम कैसे होगा वो भी बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में अवेयर नहीं होते। ऊपर से इतना बड़ा काम करना है, हमारे पास समय बहुत कम है।
इलेक्शन कमीशन के पास बहुत कम समय है और उसमें भी आपको ये काम करना है, तो उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं कि क्या सारा काम हो पाएगा, क्या हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, और जो आपत्तियां आने वाली हैं, जिन लोगों के अगर कोई जीवित लोग हैं उनके नाम अगर वोटर लिस्ट से कट जाते हैं और वे आपत्तियां जताते हैं, तो क्या उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए हमारे पास कर्मचारी हैं इतने, या हमारे पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हम सारी समस्याओं को यहाँ पर सुन पाएँ, समझ पाएँ और हल कर पाएँ। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बात गई है और अभी तक जो मामला ठंडा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा था, उसको ममता बनर्जी ने एक बार फिर से ज़िंदा कर दिया है। क्योंकि हम देखते हैं कि मणिपुर अपना बिहार में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियाँ हुई थी, बिहार की शिकायतें अभी तक नहीं सुलझी हैं और अब पश्चिम बंगाल की बारी आ रही है, जहाँ पर भी चुनाव हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन जल्दबाजी में, हड़बड़ी में वोटर लिस्ट को रिवाइज़ करने की कोशिश कर रहा है। हालाँकि एसआईआर प्रक्रिया को अगर सैद्धांतिक तौर पर देखें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्रक्रिया है, लेकिन सही समय लेकर पर्याप्त समय लेकर सारी शिकायतों को सुनकर एक सही वोटर लिस्ट तैयार की जानी चाहिए। अगर हम एक गलतियों भरी, त्रुटि भरी वोटर लिस्ट को सुधारने जाते हैं और फिर से वैसे ही वोटर लिस्ट तैयार करते हैं, तो इस पूरी एक्सरसाइज का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ऊपर से इलेक्शन कमीशन की जो साख है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो भरोसा है, वो भी दिन ब दिन कम होता जाएगा। तो इसको लेकर भी इलेक्शन कमीशन को और हमारे लोकतंत्र को चिंता करनी चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे जो वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल साहब, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज वाले, उन्होंने कहा है कि जो यूएस और भारत के बीच में ट्रेड डील हुई है उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर, डेयरी सेक्टर को प्रोटेक्ट करके रखा गया है। अब कैसे प्रोटेक्ट करके रखा गया है? क्या इन दोनों सेक्टर को खोला नहीं जा रहा है? क्या इन सेक्टर्स में अमेरिका से उत्पाद बिकने नहीं आने वाले हैं, या फिर कोई दूसरे तरीके अपनाए जाएंगे? तो इसको लेकर बड़ा सवाल है कि क्या एग्रीकल्चर सेक्टर और डेयरी सेक्टर को खोला जाएगा या नहीं खोला जाएगा। और अगर डेयरी सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर को खोला जाता है तो बड़े पैमाने पर यहाँ पर विरोध देखने को मिल सकता है, जैसे हमने किसान आंदोलन के समय देखा था। किसान आंदोलन में तो हमारा ही प्राइवेट सेक्टर खेती में निवेश कर रहा था, इस तरह के प्रावधान थे, इस तरह की आशंका थी। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा देश जो बड़े पैमाने पर जहाँ पर खेती होती है, जिनके पास लैंड होल्डिंग्स बहुत ज़्यादा है, 500 एकड़, 1000 एकड़ के किसान है वहाँ पर, हजारों क्विंटल्स में उनके पास गेहूँ, मक्का, सोयाबीन पैदा होती है, दूध पैदा होता है। तो वो अगर सारा प्रोडक्ट भारत बिकने आता है, सारे प्रोड्यूस, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस भारत में बिकने आते हैं, तो क्या भारत के किसानों के हित नहीं मारे जाएँगे? क्या भारत के किसानों को सही दाम, उचित दाम मिल पाएगा? क्या भारत की खेती फ़ायदे की खेती बनी रह सकती है? और अभी इस आशंका से ही हमने देखा है कि मक्का के दाम पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। तो क्या भारत को जो किसान हैं, उनकी जो फसल का दाम अभी मिल रहा है, उससे ज़्यादा दाम मिलेगा या कम दाम मिलेगा? क्या दाम गिरने की आशंका है? इसको लेकर अभी भी बहुत सारे सवाल हैं, कन्फ्यूज़न है, और हमें इंतज़ार करना होगा कि इस डील के बारे में जो सारी डिटेल्स आनी है, तो उसको लेकर हम देखेंगे उसमें कि डिटेल्स में अपना डिटेल जो आएगी उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, और फिर हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन पीयूष गोयल जो है, जो हमारे कॉमर्स और इंडस्ट्रीज़ वाले मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि इन क्षेत्रों को प्रोटेक्ट किया गया है, कैसे किया गया है अभी पता नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे भारत टैक्सी के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं आपने कुछ राइड हेलिंग सर्विसेज ली होंगी, ओला, उबर की सर्विस, रैपिडो की सर्विस ली होगी, जुगनू जैसे कुछ ऐप्स हैं जो इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उनको लेकर बड़े पैमाने पर शिकायतें थी, ग्राहकों की तरफ से भी शिकायतें थी और ड्राइवर्स की तरफ से भी शिकायतें आ रही थी। ड्राइवर्स को क्या शिकायतें थी? ड्राइवर के लिए बड़े पैमाने पर कमीशन देना पड़ता था, एक बड़ा हिस्सा उनकी कमाई का कमीशन के रूप में इन प्लेटफ़ॉर्म्स को चला जाता था, और ऊपर से जो ग्राहक हैं उन्हें भी कभी-कभी जब बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक होता है, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, त्योहार का समय होता है, उस समय सर्ज प्राइस लगा दिए जाते थे, मतलब जो किराया है उसे अचानक से बढ़ा दिया जाता था। इसको लेकर भी शिकायतें आ रही थी, और इस पूरी समस्या का समाधान एक कोऑपरेटिव कैब सर्विस के रूप में किया गया है। तो ये जो हमारी कोऑपरेटिव कैब सर्विस है, इसमें एक कोऑपरेटिव प्लेटफ़ॉर्म बनेगा, इससे सारे ड्राइवर जुड़ेंगे। ड्राइवरों को बहुत छोटा-सा अमाउंट इसको एक फ़ीस के रूप में देना होगा, ताकि सारी व्यवस्था मेंटेन हो सके, सारी व्यवस्था चल सके। अभी दिल्ली में ट्रायल बेस पर ये काम हो रहा है। हमने कुछ रिपोर्ट्स भी देखी हैं, जहाँ पर इस तरह के सर्विसेज़ के रिव्यू किए जा रहे हैं, सर्विसेज़ का एक्सपीरियंस शेयर किया जा रहा है। तो जितना भी पैसा यहाँ ड्राइवर को मिलेगा, कहाँ से अपनी सवारी को पिक करना है, कहाँ पर छोड़ना है, कितनी डिस्टेंस है, कौन-सा रास्ता तय करना है और कितना किराया बनेगा, ये सारी चीज़ें पहले से ही तय होती है, और सारा का सारा पैसा ड्राइवर्स के पास ही
रहने वाला है, ड्राइवर्स को ही इस पूरी व्यवस्था का लाभ मिलने वाला है, कोई बड़ा कमीशन नहीं देना है। तो इस तरह की एक व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है। हालाँकि इससे पहले भी सरकार की तरफ से कुछ ऐसे ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म या फूड डिलीवरी प्लेटफ़ॉर्म बनाने की कोशिश की गई थी, उतने ज़्यादा सफल तो नहीं रहे थे, लेकिन अगर ये सफल रहती है व्यवस्था, तो हम देखेंगे कि भारत टैक्सी, जो ओला, उबर, इनकी जो मोनोपोली है हमारे मार्केट में, और उसका ये जो फ़ायदा उठाते हैं बार-बार सर्ज प्राइस बढ़ाकर और ड्राइवरों से ज़्यादा कमीशन लेकर, तो उनकी मोनोपोली को कहीं न कहीं चैलेंज मिलेगा। इसके बाद हम देखेंगे डी नोटिफाइड ट्राइब को लेकर, क्योंकि डी नोटिफाइड ट्राइब ये जो लोग हैं, घुमंतू अर्ध घुमंतू लोग हैं, जिन्हें कभी 1871 में आपराधिक जनजाति घोषित कर दिया था एक एक्ट बनाकर अंग्रेजों ने। ये जो समुदाय है, आप अगर थोड़ा सा भी इनके बारे में जानते होंगे, तो इतिहास में देखा होगा आपने कि ये समुदाय हमेशा घूमते रहते हैं। इनका कोई स्थायी ठिकाना नहीं है, इनका कोई स्थायी गांव नहीं है, घर नहीं है। ये अलग अलग जगहों पर जाते हैं। इतिहास में हम अगर इनको देखें, तो ये कुछ सामान बेचने के लिए चले जाते हैं, एक जगह से सामान खरीदते हैं, दूसरी जगह बेच देते हैं। तो इस तरह का ये काम करते रहते थे। तो फिर जब इन्हें देश की आज़ादी मिलने के बाद, भारत 1947 के बाद 1952 में इन्हें आपराधिक जनजाति के जो कानूनी धब्बा था इनके ऊपर से, वो मिटा दिया गया है। उसके बाद इन जनजातियों को एसटी, एससी या ओबीसी में शामिल कर दिया गया था। अब इसको लेकर इन्हें चिंताएँ हैं, क्योंकि ये समुदाय एसटी, एससी, ओबीसी समुदाय से भी ज़्यादा निचले स्तर पर है। इनके पास, इनकी जो सामाजिक स्थिति है, बहुत कमज़ोर है, इनके पास प्रॉपर्टीज़ भी नहीं है, और उसको लेकर जो एसटी, एससी, ओबीसी समुदाय को फ़ायदा मिलता है अपनी-अपनी कैटेगरी में, ये फ़ायदा इन लोगों तक नहीं पहुँच पाता है। इसके लिए इनकी डिमांड है कि इन्हें अलग से एक कैटेगरी की तरह दर्ज किया जाना चाहिए, और ये जो जनसंख्या होगी 2027 की, इसमें जैसे एसटी, एससी, ओबीसी की कैटेगरी है, वैसे ही एक डी नोटिफाइड ट्राइब की कैटेगरी भी बनाई जानी चाहिए और उसमें इन्हें शामिल किया जाना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे कि मेटा और व्हाट्सएप का भारत में क्या झगड़ा चल रहा है। एक तरफ मेटा और व्हाट्सएप, मतलब वैसे तो एक ही कंपनी है, पेरेंट कंपनी है व्हाट्सएप की मेटा। एक तरफ वो है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पर मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इनसे कह दिया है कि भाई साहब, अगर आप भारत में भारत के लोगों की निजता का हनन करते हैं, निजता का सम्मान नहीं करते हैं, तो आप भारत छोड़ सकते हैं। तो फिर देखते हैं कि क्या मामला है, क्या कहानी है। इन सभी बातों को, सारी न्यूज़ को थोड़ा-सा और डिटेल में देख लेते हैं। तो पहली न्यूज़ हमारी मणिपुर को लेकर है। युमनाम खेमचंद सिंह नए सीएम बनने वाले हैं। 9 फरवरी 2025 को एन बीरेन सिंह ने, जो पुराने सीएम थे, चूँकि इनका जो रवैया था पूरे संघर्ष के दौरान, पूरी लड़ाई के दौरान, वो पक्षपाती रवैया था। ये मैतेई समुदाय से आते हैं, और इनका जो रवैया था, इनका जो बिहेवियर था, एक सीएम की तरह नहीं था, एक लीडर की तरह नहीं था, एक स्टेट्समैन की तरह नहीं था। इनका रवैया एक जातीय नेता की तरह था, और इन्होंने एक समुदाय के पक्ष में झुककर फैसले लिए थे, और पूरे संघर्ष में इनका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल था। तो इन्होंने फिर 9 फरवरी को इस्तीफ़ा दे दिया था 2025 को। तब से मणिपुर शासन, मणिपुर में तब से राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है मणिपुर में, और अब नई सरकार बनने वाली है, तो युमनाम खेमचंद सिंह यहाँ पर सीएम बनेंगे। ये भी भाजपा के विधायक हैं, ये भी मैतेई समुदाय से आते हैं, लेकिन इनकी छवि इस तरह की है कि ये दोनों समुदायों में वार्ता कर सकते हैं, दोनों समुदायों के बीच में मध्यस्थता कर सकते हैं। एक सहमति बनाने की कोशिश की गई है इस सरकार में। इन्होंने कुकी समुदाय जो जो इलाके हैं, वहाँ जाकर भी लोगों से बात की है। हालाँकि पॉलिटिकल स्टंट की तरह भी देखा गया है, जो कि होता भी है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है कि दोनों समुदाय के बीच में सामंजस्य हो सकता है। यहाँ पर 2 नए डिप्टी सीएम भी बनने वाले हैं। एक तो नेमचा किपगेन, ये जो भाजपा विधायक हैं, महिला मुख्य मतलब महिला हैं, और कुकी जो समुदाय से बनने वाली पहली महिला उप मुख्यमंत्री होगी, और राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री भी होने वाली हैं। तो राज्य की पहली मुख्यमंत्री, मतलब उप मुख्यमंत्री भी होंगी, और कुकी जो समुदाय से भी पहली उप मुख्यमंत्री होने वाली हैं। लोसी दिखो, ये भी डिप्टी सीएम बनने वाले हैं, और ये नागा पीपल्स फ्रंट से आने वाले हैं, जो कि गठबंधन में हैं। तो ये 2 डिप्टी सीएम बनेंगे, और युमनाम खेमचंद सिंह जो हैं, वो बनने वाले हैं सीएम। अब इस सरकार के सामने काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर संघर्ष है, जातीय हिंसा में बटा हुआ है पूरा राज्य, 2 समुदाय आपस में लड़ रहे हैं, कोई भी आम सहमति बनी हुई नहीं है। तो इसको लेकर अब ये सरकार चैलेंजेस फेस करने वाली है। हम उम्मीद करते हैं, हम इन्हें शुभकामनाएँ दे सकते हैं कि राज्य में शांति स्थापित करें, लोगों को एक अच्छा जीवन दें, बेहतर जीवन दें, इनके जीवन की सुरक्षा हो सके। बाकी ये जो सरकार है, उसमें अ, व
एक कंसेंसस बनाने की कोशिश की गई है और सारे समुदायों को इसमें शामिल करने की कोशिश हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि संघर्षों के बाद यहाँ पर बड़े पैमाने पर राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं और अब फिर से जनविश्वास बहाल करने की कोशिश की जा रही है, ताकि यहाँ पर लोगों की चुनी हुई सरकार, पॉपुलर सरकार काम कर सके। अब यहाँ पर जो प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था उसके दौरान कोशिश की गई थी और आने वाली सरकार के पास भी चैलेंजेस होंगे कि जो उग्र समूहों ने यहाँ पर हथियार लूटे हैं उन्हें हथियारों की बरामदगी करनी होगी, कानून व्यवस्था को बहाल करना होगा और मानवीय लक्ष्यों को पूरा करना होगा। बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो विस्थापन हुआ है लगभग 60,000 लोगों का, उसमें से 9,000 लोग ही घर लौट पाए हैं, बाकी लोग अभी भी घर नहीं लौट पाए हैं। तो बाकी लोगों को भी उनके घरों तक पहुंचाना है। विस्थापन की जो समस्या है उसे कहीं ना कहीं हमें नियंत्रित करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं समस्या का थोड़ा सा समाधान हो पाएगा, लोगों को थोड़ी राहत मिल पाएगी। तो ये जो गहरा विश्वास है, चिंताएं हैं, इन्हें दूर करना हमारे लिए ज़रूरी है, चैलेंज है। तो ये सरकार जब काम करेगी तो हम देखेंगे कि किस तरह से समस्याओं का समाधान होता है, हो पाता है या नहीं हो पाता है। बाकी कुकी समुदाय लगातार अलग प्रशासन की मांग कर रहा है, केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात चल नहीं रही है, कुकी समुदाय की तरफ से मांग की जा रही है। तो देखना होगा, क्योंकि कुकी जो समुदाय का फिर से कोई संघर्ष की स्थिति में यहाँ पर या शांतिपूर्वक संघर्ष की स्थिति में तो हमेशा सही रहने वाला है, क्योंकि जब दो समुदायों के बीच में इतनी बड़ी खाई है, इतने बड़े पैमाने पर यहाँ पर हिंसा हुई है, जाने गई हैं, बहुत ज़्यादा शर्मनाक घटनाएं भी हुई हैं, तो उसको लेकर ये जो जख्म है अभी तक सूखे नहीं हैं, अभी तक हरे हैं और इन्हें हल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर अलग प्रशासन की मांग हो रही है कुकी समुदाय की तरफ से, और हालांकि सत्ता में साझेदारी कुकी समुदाय को दी गई है, प्रतीकात्मक है, लेकिन कुकी समुदाय के एक बड़े हिस्से की तरफ से कहा जा रहा है कि ये सारी चीज़ें दिखावटी है और उन्हें स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। तो इसको भी देखना होगा कि ये संघर्ष और ये वैचारिक मतभेद कब तक चलते हैं। आगे वही संवाद और समावेशन के माध्यम से समस्याओं को थोड़ा सा हल किया जा सकता है, इस पूरी कंडीशन को थोड़ा सा आसान बनाया जा सकता है। राजनीतिक दल और नागरिक समाज और जमीनी संगठनों की भागीदारी से फिर से विश्वास बहाली की कोशिश की जा सकती है और इस समस्या को और मणिपुर में शांति स्थापित की जा सकती है। मणिपुर के बारे में देखें तो मणिपुर की लोकेशन है भारत के नॉर्थ ईस्ट में। अगर भारत का मैप देखेंगे उसमें नॉर्थ ईस्ट में आपको कुछ छोटे छोटे राज्य मिलेंगे, असम के आसपास लगे हुए राज्य हैं। इन राज्यों में एक राज्य है मणिपुर, और मणिपुर उत्तर पूर्वी राज्य है भारत का, 7 सिस्टर्स में से एक है। मणिपुर के मैप को अगर आप देखेंगे थोड़ा सा, ये जो पिंक रंग में है, पिंक कलर में है, वो है मणिपुर। इसके नॉर्थ में है नागालैंड, इसके साउथ में है मिजोरम और इससे लगा हुआ है असम। तो नागालैंड, असम और मिजोरम, और इसके ईस्टर्न साइड में, ईस्ट साइड में और साउथ ईस्ट साइड में यहाँ पर एक देश लगा हुआ है, वो है अपना म्यांमार। तो म्यांमार से इसकी सीमा लगती है, अपना नागालैंड से लगती है, मिजोरम से लगती है और असम से लगती है। तो मैप को आप बहुत ज़्यादा अच्छे से देखकर एक बार रिवाइज कर लें कि इसकी जो बॉर्डर है कहाँ कहाँ शेयर होती है। मिजोरम से होती है, आसाम से होती है और नागालैंड से होती है, और यहाँ पर इस साइड म्यांमार से होती है। इसके बाद म्यांमार से बॉर्डर लगती है, ठीक है, उत्तर में नागालैंड है, ओके, असम में असम पश्चिम साइड में है और मिजोरम दक्षिण साइड में है, ठीक है। और अगर इसका थोड़ा सा हम इसकी ज्योग्राफी को देखें तो यहाँ पर आसपास मणिपुर के मैप पर पहाड़ी इलाके लगे हुए हैं और बीच में है एक घाटी, एक समतल इलाका पहाड़ों से नीचे, ये है इम्फाल वैली। और यहाँ पर इम्फाल वैली में रहते हैं मैतेई समुदाय। बहुत छोटा इलाका है, लगभग 10% 90% इलाके में पहाड़ी क्षेत्र हैं, और इन पहाड़ियों में रहती हैं जनजातियाँ। कुकी समुदाय रहता है और नागा समुदाय रहता है, और ये जो वैली है यहाँ पर मैतेई समुदाय रहता है। मैतेई समुदाय, चूँकि एरिया कम है, फिर भी क्योंकि वैली है और वैली में यहाँ पर खेती होती है, यहाँ पर समतल ज़मीन है, यहाँ पर बड़े पैमाने पर मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पर इनका राजनीतिक वर्चस्व भी है, और ये जो पहाड़ी इलाके हैं, घने जंगल है, और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड छितरे हुए कुकी समुदाय के गांव हैं, नागा जनजातियों के भी गांव हैं। तो यहाँ पर 90% पहाड़ी इलाका है जिनमें जनजातियाँ रहती है, कुकी समुदाय रहता है, नागा समुदाय रहता है, और जो वैली है उसमें मैतेई समुदाय रहता है। और मैतेई समुदाय का राजनीति में
बहुत ज़्यादा दखल है, राजनीति में बहुत ज़्यादा वर्चस्व है। भले ही छोटा एरिया है इनके पास, लेकिन राजनीति में ज़्यादा स्टेक है, प्रॉपर्टी में भी ज़्यादा स्टेक है। 90% इलाका पहाड़ी है, 10% इलाका मैदानी घाटी इलाका है। नदियों की बात करें तो इम्फाल नदी, इरिल नदी, थोबल नदी, बराक नदी यहाँ से होकर गुजरती है। इस मैप पर आप देख सकते हैं कि ये जो नदी है वो बराक नदी है, ये जो नदी है इरिल नदी है, इम्फाल नदी है, थौबल नदी है। बाकी नदियाँ भी आप इसमें, ये इरांग नदी है। ये जो मैप है वो मणिपुर का रिवर मैप है। आप यहाँ से इस मैप को देख सकते हैं। जब भी आप किसी रिवर को देखते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको उसका स्टार्टिंग पॉइंट, उसका ओरिजिन देखना है, उसका माउथ देखना है, उसकी ट्रिब्यूटरीज देखनी है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ पर मणिपुर में जो घाटी इलाका है, मतलब इम्फाल घाटी है, वहाँ पर लोकटक झील है। लोकटक झील नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और इस झील की खासियत क्या है, यहाँ पर आप इस मैप में यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है लोकटक झील। तो इस लोकटक झील की खासियत ये है कि यहाँ पर तैरते हुए आइलैंड्स पाए जाते हैं। वनस्पतियाँ होती हैं, इकट्ठा हो जाती है, लोग इस तरह से बनाते भी हैं और इस तरह से वनस्पतियों के आइलैंड्स बन जाते हैं जो फ्लोट करते रहते हैं झील के ऊपर। और यही झील जो है, यहीं पर ये जो फ्लोटिंग आइलैंड्स है उस पर केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो ये झील बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर आपको मिलेगा संगाई डियर, तो वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये फुमडीज़ के लिए जाना जाता है। फुमडी या फुमडीज़ जो वनस्पतियों का ढेर होती है, लेक पर तैरते रहते हैं और ये आइलैंड की तरह काम करते हैं। लोग इन पर रहते भी हैं, लोग इनके ऊपर जाते भी हैं और यहाँ से घर भी बनाते हैं इन फुमडीज़ के ऊपर। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ की जलवायु है उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। चूँकि नॉर्थ ईस्ट में आप जानते हैं कि बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर घने जंगल भी पाए जाते हैं। तो मानसून से यहाँ पर बरसात होती है। पूरे भारत में मानसून से बरसात होती है। हमेशा बरसात तो होती नहीं, जैसे कि हम इक्वेटर पे देखते हैं हर दिन बरसात होती है वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ भारत में मानसून से बरसात होती है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ की जलवायु है उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। दक्षिण पश्चिम मानसून से बरसात होती है। फ्लोरा फौना की बात करें तो 75% क्षेत्र में जंगल ही हैं। केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है? लोकटक के फुमडीज पर, लोकटक में है। यहाँ पर केबुल लमजाओ के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप यहाँ से भी देख सकते हैं। वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क लोकेटेड ऑन लोकटक लेक। तो केबुल लमजाओ, लोकटक लेक, फ्लोटिंग नेशनल पार्क, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और याद रखनी है इंडेंजर्ड संगाई डियर, इंडेंजर्ड संगाई डियर। तो केबुल लमजाओ, लोकटक, संगाई डियर, ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। राज्य पशु है संगाई डियर। इसके बाद ये लोकटक झील के आसपास पाया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि मैतेई और नागा समुदाय यहाँ पर प्रमुख जनजातियाँ हैं। मैतेई, नागा और कुकी 3 समुदाय हैं। मैतेई और कुकी के बीच में यहाँ पर बड़े पैमाने पर संघर्ष था और इस लड़ाई के दौरान नागा समुदाय यहाँ पर तटस्थ बना रहा और इसने काफ़ी दोनों समुदायों के बीच में इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन का काम भी किया है और बाकी राज्य की जो व्यवस्था है उसे भी संभालने में काफ़ी मदद की है। तो नागा समुदाय का भी संघर्ष में एक हम कहें पॉजिटिव रोल रहा है। मैतेई समुदाय, कुकी समुदाय और नागा समुदाय। मैतेई समुदाय इम्फाल घाटी में रहता है। कुकी और नागा समुदाय पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। लैंग्वेज की बात करें तो मैतेई जो भाषा है, मणिपुरी जो भाषा है, वो राज्य की राजकीय भाषा है। 8वीं अनुसूची में भी मणिपुरी भाषा शामिल है। बाकी जो दूसरी भाषा हैं, तांगखुल, थाडो और पाइते और हमार, ये भी भाषाएं यहाँ पर बोली जाती हैं। थोड़ा सा हम अगर इसका सांस्कृतिक इतिहास देखें या सांस्कृतिक विशेषताएं देखें तो यहाँ पर वैष्णव परंपरा काफ़ी बड़े पैमाने पर है, क्योंकि मैतेई समुदाय हिंदू परंपरा को मानता है, वैष्णव परंपरा को मानता है। और यहाँ का जो नृत्य प्रसिद्ध है वो है रास लीला नृत्य। ये जो नृत्य आपने कभी कभी देखा भी होगा। तो रास लीला नृत्य वैष्णव परंपरा से जुड़ा हुआ है और मणिपुर का हम कह सकते हैं कि स्टेट डांस भी यही है। और जो हमारे जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं उनमें भी मणिपुर नृत्य शामिल है। और यहाँ पर एक बड़ा त्यौहार है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पॉपुलर है, लाई हराओबा त्यौहार मणिपुर में ही मनाया जाता है। तो त्यौहार और स्टेट
डांस और स्टेट, लैंग्वेज और स्टेट इस तरह से मिलाने को कभी कभी किसी किसी सवाल के स्टेटमेंट में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है लाई हराओबा और मणिपुरी नृत्य, मणिपुरी भाषा, आपको लोकटक झील याद रखनी है, आपको नेशनल पार्क याद रखना है, केबुल लमजाओ, फ्लोटिंग आइलैंड्स याद रखने हैं, फुंडीज याद रखनी है, इसके जो आसपास बॉर्डरिंग स्टेट है मणिपुर के आसपास, मतलब नागालैंड है, असम है, मिजोरम है और म्यांमार है, ये भी आपको याद रखना है। क्योंकि भारत पहले आज़ादी से पहले एक रियासत था, यहाँ पर एक राजा थे, राजा का शासन था, राजशाही थी। उसके बाद 1949 में भारत में विलय हुआ, 1972 में मणिपुर पूर्ण राज्य बना, उसके पहले केंद्र शासित प्रदेश के रूप में था। और एक सदनीय विधानसभा है, कुल 60 सदस्य हैं, गुवाहाटी उच्च न्यायालय लगता है, पूरी अर्थव्यवस्था खेती पर निर्भर है, खेती और हस्तकरघा और हस्तशिल्प उद्योग पर, बांस आधारित उद्योग बड़े पैमाने पर है, चावल की खेती होती है, बांस आधारित मतलब बांस से बड़े पैमाने प्रोडक्ट बनते हैं और इस तरह से यहाँ की अर्थव्यवस्था चलती रहती है। फिर एक ईस्ट नीति के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें साउथ ईस्ट एशिया के देशों से संपर्क करना है तो यहीं से होकर आप वहाँ पर जा सकते हैं, यहीं से होकर आप म्यांमार जा सकते हैं, थाईलैंड जा सकते हैं। भारत सरकार भारत म्यांमार और थाईलैंड को जोड़कर एक सड़क बनाना चाहती है, वो भी मणिपुर से होकर गुजरती है और यहाँ पर बॉर्डर पे, मतलब भारत और म्यांमार, मणिपुर और म्यांमार के बॉर्डर पर मोरे जो है टाउन है, वो यहाँ व्यापार का, मतलब भारत और म्यांमार को जोड़ता है और यही पॉइंट है जहाँ से दोनों देश कनेक्ट होते हैं। त्रिपक्षीय मार्ग बनाने की कोशिशें भी चल रही है भारत, म्यांमार, थाईलैंड को लेकर। तो यहाँ से नई दिल्ली से आप चिकन नेक से होते हुए मणिपुर मोरे जाएंगे, उसके बाद म्यांमार से होते हुए थाईलैंड तक इस सड़क को बनाने की योजना है। तो ये जब भी अगर इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं तब इस अभी तो सिर्फ प्रस्तावित है, काम हुआ नहीं है, सभी देशों को अपने अपने यहाँ काम करना है और जब भी इस तरह की राजनीतिक स्थितियां बनेगी तब हम देखेंगे कि ये सड़क हमें चरितार्थ होते हुए, हमें सड़क जमीन पर उतरते हुए दिखेगी, कागजों से निकलकर जमीन पर आएगी कभी ना कभी, तो जब भी इस तरह की राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थितियां होंगी तब। क्योंकि वहां पर मणिपुर में भी राजनीतिक अस्थिरता है, वहां पर भी अपनी ये जुंटा का शासन है, मतलब वहाँ की सेना का शासन है, तो लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार नहीं है। तो अभी भारत और म्यांमार में भी उतने अच्छे संबंध नहीं है। तो मैतेई और कुकीज़ों के बीच में फिलहाल जो करंट अफेयर्स में चल रहा है वो ये है कि मैतेई और कुकीज़ों समुदाय में हिंसा हो रही है, संघर्ष हो रहा है, कानून व्यवस्था बिगड़ने के बाद यहाँ पर 2025 फरवरी से राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, विस्थापन, हथियारों की लूट, बड़े पैमाने पर महिलाओं पर हिंसा, अविश्वास और हत्याएं देखने को मिल रही हैं और ये सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है नई सरकार के लिए। लोकटक झील रामसर साइट भी है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो लोकटक झील रामसर साइट भी है, ये भी आपको याद रखना है। लोकटक झील वैली में है, ये भी आपको याद रखना है। लोकटक झील के में आपको केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में मिलेगा, ये भी आपको याद रखना है। कि लोकटक झील से फुंडीज भी कनेक्टेड है, ये भी आपको याद रखना है। और लोकटक झील से अपना ये सांगाई डियर भी मिलते हैं और फुंडीज भी हैं, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। पहाड़ी इलाकों में झूम खेती होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके संघवाद के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जातीय संघवाद के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और निबंध में भी लिख सकते हैं और आंसर्स में भी यहाँ से आपको मदद मिलेगी। इसके बाद हमारे पास न्यूज़ है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को लेकर, इसकी बैठक होने वाली है। तो हम सबसे पहले तो शॉर्ट में देख लेते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या चीज़ है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक कमेटी है, समिति है, कुछ लोगों का समूह है, ठीक है। पहली चीज़ समिति। दूसरी चीज़ है क्या करती है, मौद्रिक नीति तैयार करती है। मौद्रिक नीति क्या होती है अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। फिर इसके बाद हमें ध्यान रखना है कि वैधानिक संस्था है। तो जब भी कोई भी कमेटी होती है, जब भी कोई सा भी आयोग होता है, जब भी कोई सी भी रेगुलेटरी बॉडी होती है, उसके बारे में बात की जाती है। पहली चीज़ कि संवैधानिक है, दूसरी चीज़ वैधानिक है, तीसरी चीज़ स्टैट्यूटरी है, अपना सॉरी एग्जीक्यूटिव है। तो जब भी हम पहली चीज़ देखेंगे संवैधानिक है, मतलब संविधान में इसका जिक्र है। दूसरा वैधानिक है, स्टैट्यूटरी है, मतलब कहीं ना कहीं कानून बना हुआ है।
और तीसरी चीज़ एग्जीक्यूटिव है, मतलब सिर्फ सरकार ने एक प्रस्ताव पारित करके, सरकार ने बिना कानून के, बिना संविधान में मेंशन किए इसे बनाया है। तो पहली चीज़ संविधान में लिखी हुई है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जैसे कि यूपीएससी, जैसे कि हमारा न्यायालय है, जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट है। तो ये बॉडीज जो हैं जिनका उल्लेख संविधान में है वह संवैधानिक संस्था होती है। फिर जिनका उल्लेख किसी कानून में होता है, जैसे कि एमपीसी का उल्लेख है आपका आरबीआई के अधिनियम में, आरबीआई अधिनियम, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में। तो ये जो समिति है ये है वैधानिक। और तीसरा जैसे नीति आयोग है, नीति आयोग के लिए कोई कानून नहीं बना है, एक एग्जीक्यूटिव संस्था है, सरकार ने अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाया है। तो ये तीसरी तरह की अपना बॉडी होती है। तो ये जो एमपीसी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में शामिल है। जब 1934 में कानून बना था तब इसमें शामिल नहीं थी, 2016 में संशोधन किया, उसके बाद ये कमेटी बनाई है। ठीक, अब इसका उद्देश्य है मूल्य स्थिरता को बनाए रखना। अब मूल्य स्थिरता क्या होती है, ध्यान रखना, जब भी आपको डेवलपमेंट करना है कहीं पर तो डेवलपमेंट के लिए होता है खर्चा, और जब भी खर्चा होता है उससे बढ़ती है महंगाई। डेवलपमेंट करना है, डेवलपमेंट से खर्चा बढ़ेगा, क्योंकि अगर डेवलपमेंट करना है तो आपको लोगों को शिक्षा पर खर्च करना होगा, स्वास्थ्य पर खर्च करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करना होगा, आपको बहुत सारी चीज़ें जो आपके देश में नहीं है वो बाहर से बुलवानी भी पड़ेगी। और आप जब भी डेवलपमेंट करते हैं, प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बढ़ानी होगी, बहुत सारे खर्चे होते हैं। जब भी आपका डेवलपमेंट के लिए आप खर्च करते हैं, तो जब भी डेवलपमेंट के लिए कोशिश करते हैं तो खर्चा बड़े पैमाने पर होता है, तो उससे बढ़ती है महंगाई। जब भी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा पैसा डलता है तो उससे महंगाई बढ़ती रहती है, और महंगाई बढ़ती है तो महंगाई बढ़ने के साथ साथ लोगों के लिए चिंताएं भी बढ़ती है। तो आरबीआई को ये काम सौंपा है, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को ये काम सौंपा गया है, जिसमें सरकार के 3 सदस्य हैं और 3 सदस्य हैं आरबीआई के। दोनों मिलकर ये तय करते हैं कि डेवलपमेंट भी होता रहे और महंगाई भी ना बढ़े, मतलब बहुत ज़्यादा महंगाई ना बढ़े। महंगाई को कितना बढ़ाना है इसका पहले से ही लक्ष्य रख लिया जाता है, टारगेट रखा जाता है, और इस टारगेट के भीतर महंगाई को नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है। तो डेवलपमेंट और महंगाई दोनों को साथ में चलाना है, अर्थव्यवस्था को बगैर नुकसान पहुंचाए इस तरह से चलाना है कि दोनों चीज़ें साथ में चलती रहे और हमारी देश की अर्थव्यवस्था को फायदा होता रहे। मूल्य स्थिरता का मतलब जैसे हमने कहा कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करके रखना है, और विकास की, आर्थिक विकास की दर को भी सामान्य बनाकर रखना है, दोनों चीज़ें साथ में चलानी है। टारगेट क्या रखा है, टारगेट रखा है 4%। 4% से 2% ज़्यादा हो सकती है, 2% कम हो सकती है, मतलब 2 से लेकर 6% के बीच में महंगाई हो सकती है। और इसके बीच में अगर महंगाई है तो कोई चिंता की बात नहीं है। 6% से ज़्यादा महंगाई होती है तो उसे कम करने की कोशिश की जाती है, और 2% से महंगाई कम होती है तो उसे बढ़ाने की कोशिश की जाती है। फिर हाँ, एक चीज़ हमें यहाँ पर ये बात भी ध्यान रखनी है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को या आरबीआई को पता कैसे चलेगा कि महंगाई कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। इसके लिए कौन-सा इंडिकेटर यूज़ होता है, तो इसके लिए इंडिकेटर यूज़ होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई। सीपीआई का मतलब जो रेट है उसको देखते हैं। सीपीआई बताती है महंगाई कितनी है, और उस महंगाई के हिसाब से फिर फैसले लिए जाते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वैधानिक संस्था है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में है, 2016 में संशोधन करके डाला गया था। 3 सदस्य सरकार के हैं, 3 सदस्य आरबीआई के हैं। टारगेट रखा है 4%, 2% कम, 2% कम ज़्यादा चलेगा। तो 2 से लेकर 6% तक के बीच में टारगेट रखा गया है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को देखकर ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी फैसले लेती है। जैसे हमने कहा 6 सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई से, 3 सरकार से। आरबीआई के जो गवर्नर है पदेन अध्यक्ष हैं, और उप गवर्नर भी इसके सदस्य होते हैं। आरबीआई की तरफ से एक और सदस्य होते हैं, और सरकार की तरफ से जो भी इस मामलों की जानकारी रखता है, इन मामलों से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो फैसले लेता है। मतलब इस कमेटी में 3 लोग यहाँ पर नियुक्त किए जाते हैं। निर्णय लेने की प्रक्रिया, हर एक सदस्य के पास 1 वोट होता है, बहुमत के आधार पर फैसला लिया जाता है। लेकिन जब 3-3 से वोटिंग बराबर हो जाती है तो जहाँ पर जिस तरफ गवर्नर का वोट होता है वहीं पर उसी फैसले को यहाँ पर डन किया जाता है, वही फैसला लिया जाता है। मीटिंग होती है हर 2 महीने में, व्यवहारिक तौर पर, वैसे साल भर में कम से कम 4 बार होनी चाहिए। आरबीआई के पास जो क्वांटिटेटिव टूल्स हैं, जैसे रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, स्टैट्यूटरी डिपॉजिट फैसिलिटी है, सॉरी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है। उसके बाद मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है। तो ये सारी चीज़ें आप इकोनॉमी की क्लास में डिटेल में देख सकते हैं। वैसे इनको शॉर्ट में देखते हैं तो एक तरफ आरबीआई है, दूसरी तरफ हम कहें कि हमारे पास हमारा जो
जो रेगुलर वाणिज्यिक बैंक होते हैं वो हैं। तो जब भी इनके पास पैसे की कमी होती है, क्योंकि ये ग्राहकों से जुड़े हुए होते हैं, तो जब भी इनके पास ग्राहक पैसे उधार लेने आता है तो ये पैसे उधार दे देते हैं। जब भी कोई डिपॉज़िट करने आता है तो डिपॉज़िट को ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए इन्होंने यहाँ पर डिपॉज़िट किया, इन्होंने यहाँ पर उधार माँगा, तो इनका डिपॉज़िट उठाकर इन्हें दे देते हैं और इसके बीच में थोड़ा-सा ये ब्याज के लिए कमीशन अपना रख लेते हैं। लेकिन मान लीजिए जब लोन की डिमांड ज़्यादा होती है और इनके पास पैसा नहीं होता या फिर उनके दूसरे काम होते हैं, उनको करने के लिए इनके पास पैसा नहीं होता, तो आरबीआई से उधार ले लेते हैं। तो आरबीआई इन्हें पैसा देता है और जिस रेट पर ये ब्याज चुकाते हैं, उस रेट को कहते हैं रेपो रेट। तो आरबीआई से उधार लेने का जो रेट है, वो है रेपो रेट। आरबीआई को जो ब्याज चुकाने का रेट है, वो है रेपो रेट। वैसे ही रिवर्स रेपो रेट होता है। कभी-कभी होता है कि बैंकों के पास पैसा बच जाता है, बैंकों के पास इतनी डिमांड नहीं होती लोन के लिए, उधार के लिए, तो आरबीआई को पैसा जमा कर देते हैं, उसके बदले इन्हें मिलता है ब्याज, तो उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट से थोड़ा-सा कम होता है और यहाँ पर दोनों ही मामलों में, रिवर्स रेपो रेट में भी और रेपो रेट में भी, जब पैसा दिया जाता है, उसके बदले सिक्योरिटीज़ भी ली जाती है। अगर आरबीआई के पास पैसा जमा किया जा रहा है, तो आरबीआई सिक्योरिटीज़ देगा और अगर आरबीआई उधार दे रहा है, तो बैंक से सिक्योरिटी लेगा। तो ये होता है रीपर्चेसिंग एग्रीमेंट। तो ये जो एग्रीमेंट 2 तरह से होते हैं। एक तरफ बैंक जमा करते हैं पैसा, दूसरी तरफ बैंक उधार लेते हैं। तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। ऐसे ही ये दूसरे, मान लीजिए और ज़्यादा इनके पास पैसा जमा होता है और आरबीआई प्रोत्साहित करता है कि भाई साहब मार्केट में पैसा ना डालें, हमारे पास जमा कर दें, तो वहाँ पर ये इस तरह की फैसिलिटी होती है, मतलब बैंक आरबीआई के पास पैसा जमा कर सकते हैं। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है? आरबीआई, मान लीजिए आरबीआई से पैसा उधार किसी बैंक ने ले लिया है। इनके बारे में डिटेल में भी हम देख सकते हैं, बाद में देखेंगे, क्योंकि आज हमारी करंट अफेयर की क्लास है, इनको इकोनॉमी की क्लास में आप डिटेल में और देख सकते हैं। लेकिन फिर भी हम थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं कि जब भी मान लीजिए हमारे कमर्शियल बैंक ने आरबीआई से पैसा लिया है, आरबीआई से पैसा लिया, सिक्योरिटीज़ जमा कर दी, लेकिन अब आरबीआई के पास, सॉरी, हमारे जो कमर्शियल बैंक है उसके पास और पैसे की ज़रूरत है, उसे और ज़्यादा उधार चाहिए। तो इनके पास जो एसएलआर के रूप में सिक्योरिटी पड़ी होती है, उसे जमा करके थोड़ा-सा और ज़्यादा ब्याज देकर थोड़ा-सा और पैसा लिया जा सकता है, तो उसे एमएसएफ कहते हैं। और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट ही आते हैं, कोई अलग चीज़ नहीं है। बाकी इस कमेटी को जो बनाया गया था, भारत सरकार के प्रति जवाबदेह, मतलब पूरी जो प्रक्रिया है महंगाई को नियंत्रित करने की, उसे ज़्यादा अकाउंटेबल बनाने के लिए किया जाता था, क्योंकि इससे पहले जो निर्णय लिए जाते थे वो सारे आरबीआई के गवर्नर के द्वारा लिए जाते थे। ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए इस पूरी प्रक्रिया को किया जाता है, क्योंकि पहले आरबीआई मनमाने ढंग से इस काम को करता था। जो रेपो रेट थी, रिवर्स रेपो रेट थी, जो कैश रिजर्व रेशो था, जो एसएलआर था, जो एमएसएफ था, इसकी जो दरें थी आरबीआई अपने हिसाब से तय करती थी। लेकिन फिर सरकार ने और आरबीआई ने मिलकर एक कमेटी बनाई और ये लोग मिलकर पहले लक्ष्य तय करते हैं और फिर उसको काम करने के लिए ये कमेटी बार-बार अपने फैसले लेती है, हर 2 महीने में। बाकी चीज़ें, आप सारी चीज़ें यहाँ से देख ही चुके हैं। इसके बाद वेस्ट बंगाल को लेकर जो न्यूज़ आई है वो ये है कि सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई चल रही थी और ममता बनर्जी इस मामले में व्यक्तिगत रूप से वहाँ पर न्यायालय में उपस्थित हुई और उन्होंने अपनी बात कही। उन्होंने कहा है कि जो पूरी प्रक्रिया चल रही है वो इंक्लूसिव नहीं है, वो मतलब बाहर निकालने के, लोगों के नाम काटने की प्रक्रिया चल रही है। यहाँ पर जिस तरह से फैसले लिए जा रहे हैं कि ये छोटी-छोटी स्पेलिंग मिस्टेक्स के कारण, छोटी-छोटी चीज़ों के कारण लोगों के नाम काट दिए जा रहे हैं, तो विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में, एसआईआर प्रक्रिया में कम समय है और बहुत सारे लोगों के नाम कट चुके हैं। तो एक चीज़ तो ये है कि समय कम है, दूसरी चीज़ ये है कि लोगों को नाम काटने की बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं बड़े पैमाने पर इस प्रक्रिया में छोटी-छोटी मिस्टेक्स के कारण, स्पेलिंग के मिस्टेक्स के कारण, या महिलाएँ जैसे शादी करके दूसरी जगह चली जाती हैं, पुराने डॉक्यूमेंट्स में अलग सरनेम है, इसमें अलग सरनेम है। इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा नाम काटे गए हैं और इसको लेकर जो फिर शिकायतें की जा रही हैं, जो सुनवाइयाँ होनी हैं, उसके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसके लिए भी लोग नहीं हैं। फिर एक बड़ी चीज़ यहाँ पर आपत्ति जताई गई कि माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से। इस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि चूँकि सरकार और सरकार के कर्मचारी हमसे कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, इसलिए माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। ममता बनर्जी जी ने इसको लेकर आरोप लगाया है कि
इन माइक्रो ऑब्जर्वर्स की जो नियुक्ति की गई है वो भाजपा के लोग हैं और इस पूरी प्रक्रिया में किसी एक खास समुदाय को और किसी खास पार्टी के समर्थकों को टारगेट करने के लिए इन्हें यहाँ पर नियुक्त किया गया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें नोटिस जारी किया है और नोटिस करके इन्हें हटाने की बात कही है अगर सरकार और सरकार के कर्मचारी इस पूरी प्रक्रिया में कोऑपरेट करते हैं। चूँकि सैद्धांतिक रूप से अगर हम देखें तो एसआईआर प्रक्रिया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस इंपॉर्टेंट प्रक्रिया को किया जाना भी ज़रूरी है, लेकिन इसके लिए पर्याप्त समय होना चाहिए, इसके लिए पूरी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, सारी शिकायतों को ध्यान से सुना जाना चाहिए और किसी भी गड़बड़ी के, किसी भी पक्षपात के, बिना किसी बायसनेस के इस पूरी प्रक्रिया को यहाँ पर किया जाना चाहिए ताकि हमारे लिए एक सही वोटर लिस्ट तैयार हो सके। बड़े पैमाने पर नाम कटे हैं, उसको लेकर भी ममता बनर्जी जी ने अपनी बात कही है। अनुसूची में मतलब मतदाता सूची में कई अनियमितता हैं, इसको लेकर भी बात कही गई है और बड़े पैमाने पर युवाओं के नाम काटे गए हैं और उनकी मृत्यु दिखाई गई है, तो इसको लेकर भी शिकायतें और आपत्तियां जताई जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मुद्दा अभी तक नेशनल न्यूज़ से हेडलाइंस से हट चुका था, उस मुद्दे को वापस ममता बनर्जी जी ने न्यूज़ में लाकर खड़ा कर दिया है। इसके बाद हमारे पास न्यूज़ है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर जो हमारे पीयूष गोयल साहब, उन्होंने कहा है कि भारत और अमेरिका के व्यापार समझौते में कृषि क्षेत्र को और डेयरी क्षेत्र को सुरक्षा दी गई है। कैसे दी गई है? वही बात है कि अभी तक जब तक डिटेल नहीं आएगी तब तक इन बातों को सिर्फ हम चर्चा ही कर सकते हैं, सिर्फ हम अनुमान ही लगा सकते हैं। बाकी जो अमेरिका ने इस मामले में घोषणा की है वो ये है कि यहाँ पर टैरिफ 50% से घटकर 18% ही रह जाएगा। भारत टैक्सी आई है। भारत टैक्सी के बारे में हम थोड़ी सी बात तो कर ही चुके हैं, क्या क्या समस्याएं थी। जैसे एक तरफ ड्राइवर्स के लिए समस्याएं थी कि बड़े पैमाने पर कमीशन देना पड़ता था और दूसरी तरफ हमारे जो ग्राहक हैं उनके लिए समस्याएं थी कि बड़े पैमाने पर सर्ज प्राइस, बार बार प्राइस बढ़ा दिए जाते थे, उसको लेकर समस्या थी। तो इसके लिए पहला कोऑपरेटिव बेस्ड राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, भारत टैक्सी। ये प्लेटफॉर्म होगा, इसको थोड़ी सी शुल्क देनी होगी, इससे सारे ड्राइवर जुड़ेंगे और ये सारे ड्राइवर जितना पैसा कमाएंगे सारा पैसा अपने पास रखेंगे, कमीशन नहीं देना पड़ेगा। और इसमें अपना ग्राहकों के जो लोग राइड बुक करते हैं उनके वेरिफिकेशन के लिए भी प्रावधान है। बाकी वैसा ही काम करेगा जैसा काम करते आ रहा है। ड्राइवरों को सारथी कहा जा रहा है, इनका खुद का स्वामित्व संचालन होगा। मतलब जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी में होता है कि सारे जो लोग होते हैं, जैसे दूध की अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो सारे लोग उसके स्टेक होल्डर होते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी सारे जो ड्राइवर हैं जो इससे जुड़ेंगे वो जो पहले एक्सप्लॉयटेटिव व्यवस्था थी उससे थोड़ी सी इन्हें आज़ादी मिल जाएगी और इनका भी इस पूरी व्यवस्था में हिस्सेदारी होगी और इन्हें बहुत ज़्यादा कमीशन नहीं देना पड़ेगा, छोटी सी फीस देनी पड़ेगी। बाकी बीमा और दुर्घटना जैसी समस्या मतलब सुविधाएं भी हैं और इसे दर्ज किया गया है, मतलब इसे रजिस्टर किया गया है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के तहत। शून्य कमीशन सर्ज प्राइस मॉडल पर जो काम पहले, अभी शून्य कमीशन है, सर्ज प्राइसिंग नहीं होगी। पहले जो सर्ज प्राइसिंग वाली व्यवस्था थी उससे ग्राहकों को भी फायदा मिल जाएगा। स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा, सेवानिवृत्ति बचत जैसी चीज़ें भी होंगी। अपना दिल्ली में इसे ट्रायल बेस पर अभी ऑपरेट करवाया जा रहा है, देखा जा रहा है, फिर आगे लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद है डी नोटिफाइड ट्राइब्स को लेकर। डी नोटिफाइड जो समुदाय हैं, डी नोटिफाइड नोमैडिक सेमी नोमैडिक समुदाय हैं, ये मांग कर रहे हैं कि इन्हें 2027 की जनगणना में अलग कॉलम और अलग कोड के साथ दर्ज किया जाना चाहिए ताकि इन्हें इनके अलग कैटेगरी के हिसाब से राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक फायदे मिल सकें। अभी तक इन्हें एसटी एससी ओबीसी में ही शामिल कर दिया गया था और जब एसटी एससी ओबीसी में शामिल कर दिया गया था, मान लीजिए उदाहरण के लिए कोई डी नोटिफाइड समुदाय या नोमैडिक या सेमी नोमैडिक समुदाय का कोई व्यक्ति है, उसे एसटी कैटेगरी में या एससी कैटेगरी में शामिल कर दिया जाता है, तो इनकी स्थिति जो पहले से समुदाय हैं उनसे भी ज़्यादा खराब है, उनसे भी ज़्यादा दयनीय है। और जो इन्हें फ़ायदा मिलता है एसटी समुदाय को या एससी समुदाय को, उसका पूरा फ़ायदा कुछ ही जातियाँ ले जाती हैं और बहुत कम फ़ायदा इनको मिल पाता है। तो एसटी समुदाय, एससी समुदाय और ओबीसी समुदाय से अलग इन्हें अलग कैटेगरी में डालने की मांग की जा रही है। इन्हें 1871 में जब अंग्रेजों का शासन था, आपराधिक जनजाति की तरह इन्हें दर्ज किया गया था। एक कानून बनाकर इन्हें आपराधिक घोषित कर दिया था। इन्हें पूरी जनजाति को अपराध की तरह यहाँ पर दर्ज किया गया था। फिर 1952 में
1952 में इन्हें विमुक्त जनजाति की तरह, मतलब जो पुराने आपराधिक जनजाति की तरह इन्हें दर्ज किया गया था, उसे खत्म करके अलग विमुक्त जनजाति के रूप में, मतलब जो पहले आपराधिक थे उन्हें विमुक्त कर दिया गया था, इसलिए इन्हें डीनोटिफाइड जनजाति की तरह तब से पहचाना जाता है। पहले जो हमारे पास जाति जनगणना हुई थी हमारे देश में 1931 में हुई थी, अब 2027 में जातिगत जनगणना हो रही है। तो एसटी, एससी, ओबीसी के साथ साथ ये वाली जनजाति भी, ये वाली कैटेगरी भी इसमें शामिल की जानी चाहिए। इस पर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने और सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने सहमति जताई है। बाकी अभी क्या फॉर्मेट होगा अभी आया नहीं है। अलग कॉलम होने चाहिए ताकि इनकी पहचान गुम ना हो। बाकी जो सारे कारण हैं हम डिस्कस कर ही चुके हैं। इस पर एक ध्यान रखना है कि इदाते कमीशन बना था। इदाते कमीशन ने लगभग 1200 समुदायों को इस कैटेगरी में पहचाना था। इदाते कमीशन ने इसको लेकर कुछ सिफारिशें भी की थी, लेकिन अभी तक अलग से इन समुदायों को वर्गीकृत नहीं किया गया। तो जब भी डी नोटिफाइड नोमेडिक और मतलब सेमी नोमेडिक समुदाय की बात होगी तो इदाते कमीशन को याद रखना है। इदाते कमीशन आपको याद रखना है। इसके लिए एक योजना आई थी, एक सीड योजना थी, लेकिन उसमें भी 200 करोड़ का प्रावधान था और खर्च 70 करोड़ रुपए नहीं हुआ। तो इसको लेकर भी चिंताएं हैं कि अगर इन समुदायों का विकास करना है, इन समुदायों का डेवलपमेंट करना है, तो इन समुदायों के जो खर्चे हैं, मतलब इन समुदायों के लिए जो डेवलपमेंट के लिए खर्चा किया जा रहा है, जो पैसा अलॉटमेंट हुआ है, जो पैसा अलोकेट हुआ है, उसे पूरा खर्च किया जाना भी ज़रूरी है। इनकी पॉपुलेशन का एक अनुमान है कि उत्तर प्रदेश में ही लगभग 7 करोड़ लोग हो सकते हैं। बाकी पूरे भारत में भी बहुत सारी जनजातियां हैं जो हमेशा से घुमंतू रही हैं, जिन्होंने अपना घर नहीं बनाया, जिन्होंने ठिकाना नहीं बनाया, जो अलग अलग जगहों पर घूमकर अलग अलग सेवाएं, अलग अलग काम करते रहे। उन समुदायों की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। शैक्षिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। इनके पास शिक्षा नहीं है और सरकारें भी इन्हें, राज्य सरकारें भी इन्हें प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रही। इन्हें टारगेट किया जाता है आदतन अपराधी के रूप में पुलिस की तरफ से भी। इसको लेकर भी इनकी बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति और इसको लेकर शिकायतें हैं और ये चाहते हैं कि इन्हें अलग कैटेगरी के रूप में शामिल किया जाए। ठीक। इसके बाद हमारी जो न्यूज़ है वो व्हाट्सएप को लेकर है, क्योंकि व्हाट्सएप ने, आपने देखा होगा जब भी आप व्हाट्सएप चालू करते हैं तो वहाँ पर एक टर्म्स एंड कंडीशन आती है और आपको एक बटन दबानी होती है, आई एग्री, और फिर उसमें जो कुछ भी लिखा होता है, शायद आपने भी नहीं पढ़ा होगा, कोई भी पढ़ा लिखा आदमी, अनपढ़ तो पढ़ेगा भी नहीं, लेकिन पढ़ा लिखा आदमी भी इसे नहीं पढ़ता है और उसे एग्री करता है और फिर अपना व्हाट्सएप की सेवाएं लेता है। तो इसको लेकर बहुत सारी शिकायतें हैं कि जो अपनी एक मोनोपोली वाली स्थिति है उसको एक्सप्लॉइट कर रही है ये कंपनी, और जो डेटा होता है लोगों का उसे अपनी पेरेंट कंपनी के साथ साझा करती है, और दूसरी जो कमर्शियल कंपनियां हैं, जो कमर्शियल ई कॉमर्स में काम करती हैं, जो सामान बेचती हैं, उनके साथ इसे साझा किया जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी आप व्हाट्सएप पर कोई चैट करते हैं तो ये यहाँ से कीवर्ड पकड़ते हैं, कीवर्ड को दूसरी कंपनी को बेचते हैं और फिर वहाँ से आपको टारगेटेड एड्स दिखाए जाते हैं। तो इस पूरी व्यवस्था में आपके डेटा का मिसयूज़ होता है, कंपनी डेटा को लेती है, बेचती है, फ़ायदा कमाती है, और आपके डेटा की जो संवेदनशीलता है, आपके डेटा का मिसयूज़ होता है, आपके डेटा को सार्वजनिक किया जाता है, मतलब दूसरी कंपनियों के साथ साझा किया जाता है, बेचा जाता है। इसको लेकर व्हाट्सएप के ऊपर बड़े दिनों से, मतलब लंबे समय से आपत्तियां जताई जा रही थी, मामले भी चल रहे हैं। 2021 में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में मामला गया था और फिर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर टैक्स, अपना जुर्माना लगाया था। फिर इसके बाद नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में मामला गया था और अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। तो देखते हैं पूरी कहानी क्या है। जैसे हमने बात की कि जो हमारा व्हाट्सएप है कैसे काम करता है, आपके डेटा का यूज़ करता है, आपके डेटा को बेचता है और पैसे कमाता है, एक चीज़ हो गई। दूसरी तरफ आपके डेटा को साझा करता है, आपकी अनुमति ले लेता है। चूँकि इसके पास मोनोपोली है मार्केट में, हमारे पास दूसरे विकल्प नहीं है, तो अगर आप उन टर्म्स एंड कंडीशन से एग्री नहीं होंगे तो आपको उसकी सेवाएं यूज़ करने को नहीं मिलेंगी। तो इसको लेकर कंपनियां आपके डेटा का, हमारे डेटा का मिसयूज़ करती हैं। तो इसको लेकर इस मामला सुप्रीम कोर्ट अब पहुंचा है, जहां पर वहां के न्यायाधीशों ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आप डेटा को जबरन शेयर करते हैं तो आप भारत से बाहर जा सकते हैं। यहाँ तक की बात पहुंच चुकी है। लेकिन
जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप की तरफ से कहा जा रहा है कि हम डेटा का मिसयूज़ नहीं बल्कि उसे फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। डेटा यहाँ से होता है जनरेट, फिर डेटा को बेचते हैं, डेटा से पैसा आता है, तभी तो व्हाट्सएप की जो सेवाएँ हैं वो फ्री में मिल पाती हैं। तो डेटा जो है वो फ्यूल की तरह है, उससे ही सारी सर्विसेज़ लोगों को फ्री में मिल पा रही है। अगर ये नहीं होगा तो सारी सर्विसेज़ फ्री में नहीं मिल पाएँगी। इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि यदि किसी का डेटा आप यूज़ करते हैं और उससे मॉनेटरी लाभ लेते हैं, मौद्रिक आर्थिक फ़ायदा उठाते हैं, तो उसका जो डेटा है, उस डेटा का जो मालिक है, उसे भी एक हिस्सा मिलना चाहिए। तो इसको लेकर भी बात हो रही है। इसको लेकर भी आपत्तियाँ जताई जा रही हैं। जैसे हमने कहा कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर लगभग 213 करोड़ का जुर्माना लगाया था। फिर बात नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल एनसीलेट में गई थी और वहाँ पर भी ये जो आदेश है, उसको आदेश को बरकरार रखा था, हालाँकि थोड़ा-सा जुर्माना कम कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में मामला कहा है तो सुप्रीम कोर्ट भी कठोर रुख अपना रहा है। आपने देखा कि किस तरह से डेटा का मिसयूज़ होता है, दूसरी तरफ उसका कारण भी मेटा बता रहा है। वहीं पर हमारी जो संवेदनशीलता है, हमारे डेटा की संवेदनशीलता, हमारी निजता है, उसका मामला भी है। तो जब भी इस पूरे मामले का कंक्लूज़न होगा, जब भी इस पूरे मामले में बात सामने आएगी, जब भी फैसला आएगा, हम इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी आपको अवेयर करने के लिए ये जो मामला है कि किस तरह से कंपनियाँ डेटा का यूज़ करती हैं, उससे फ़ायदा कमाती हैं और आपको सर्विसेज़ फ्री में प्रोवाइड करती हैं। लेकिन इसी फ्री में सर्विसेज़ लेने के चक्कर में आपके डेटा का मिसयूज़ होता है, आपके डेटा को बेचा जाता है और आपके डेटा का गलत उपयोग भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। बाकी ये जो पूरी मेटा की और डेटा की जो कहानी है, आप यहाँ से अपना पढ़ सकते हैं। अ, इसके बाद हम देखेंगे, ये हमारा लास्ट आर्टिकल था। इसके बाद हम देखेंगे एमसीक्यू। एमसीक्यू में पहला सवाल है कि मणिपुर के में हाल ही में राजनीतिक घटनाक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन अवधि 1 वर्ष से अधिक बढ़ाने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती। आप जानते हैं कि एक वैसे तो मैक्सिमम 3 साल के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, लेकिन 1 साल से पहले एक बार में 6 महीने, फिर 6 महीने और फिर 1 साल से बढ़ाने के लिए आपको 2 कंडीशन करनी होगी, फुलफ़िल करनी होगी। पहली कंडीशन ये है कि देश में कहीं पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो या फिर अपना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यह साबित करे या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये सिफ़ारिश की जाए कि यहाँ पर चुनाव कराना संभव नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे कि नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति से पहले विधानसभा को भंग कर दिया गया था। जी नहीं, नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति के पहले विधानसभा को भंग नहीं किया गया था। अगर भंग होती विधानसभा तो चुनाव होते तो नई विधानसभा चुनकर आती, फिर सरकार बनती। लेकिन यहाँ पर विधानसभा निलंबित थी और निलंबित विधानसभा को फिर से जीवित करके नई सरकार बनी है। तीसरा है युमनाम खेमचंद सिंह मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री बने हैं। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा सवाल है मणिपुर की भौगोलिक एवं पारिस्थितिक विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, लोकटक झील एक रामसर स्थल है। ये बात सही है। यह फुमडी के लिए प्रसिद्ध है। जो फ्लोटिंग आइलैंड्स है, जो वनस्पतियों के फ्लोटिंग आइलैंड्स है, उनके लिए प्रसिद्ध है। ये बात सही है। केबुल लामजाओ और राष्ट्रीय उद्यान पूर्णतः स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र पर आधारित है। तो केबुल लामजाओ पूर्णतः स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र नहीं है। जैसे हमने बात की फुमडीज पर है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही नहीं होगा। और संगाई हिरण भारत में केवल एक ही राज्य में पाया जाता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा सवाल, मौद्रिक नीति समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समिति का गठन विधायी संशोधन के माध्यम से किया गया था। तो विधायी संशोधन हुआ था, एक्ट था हमारा 1934 का आरबीआई एक्ट, और फिर अब अपना 2016 में इसमें संशोधन हुआ था, उसमें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के लिए प्रावधान किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट, समिति द्वारा अपनाया गया मुद्रास्फीति लक्ष्य ढांचा कठोर प्रकृति का है। तो मुद्रास्फीति लक्ष्य ढांचा कठोर प्रकृति का नहीं है, मतलब एक रेंज है, 2 से लेकर 6% के बीच में वेरी कर सकता है। तीसरा स्टेटमेंट, समिति के सभी सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। जी नहीं, नहीं होते हैं। सभी सदस्य सरकार की तरफ से जो होते हैं वो पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते। आरबीआई द्वारा तरलता प्रबंधन के जो उपकरण हैं वो कौन कौन से हैं? तो रेपो रेट है, आपका स्थायी जमा सुविधा है, और अपना सीमांत स्थायी सुविधा है, एमएसएफ है, एसडीएफ है, और रेपो रेट है, और एसएलआर है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इनके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे तो और भी ज़्यादा सही आपको समझ हो जाएगी इस विषय की, और एग्ज़ाम के लिए थोड़ी सी और मदद हो जाएगी। पांचवा सवाल, पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर प्रक्रिया चल रही है उसके संबंध में आपको जो कथन 3 दिए हैं उसमें से विचार करना है, बताना है कौन सा सही है। तो यह मामला मतदाता सूची की संवैधानिक वैधता से जुड़ा हुआ है। तो मतदाता सूची की वैधता से भी जुड़ा हुआ है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति पर जवाब मांगा है, और इस प्रक्रिया में बहुत सारे नाम हटा दिए गए हैं।
तो ये बात भी बिल्कुल सही है। और क्या। छठा सवाल है, भारत टैक्सी सहकारी कैब सेवा जो अभी नई सेवा आई है उसके संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यह भारत का पहला सहकारी आधारित कोऑपरेटिव बेस्ड राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है, ये बात सही है। दूसरा, इसका पंजीकरण बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के अंतर्गत हुआ है, ये बात भी सही है। इसमें ड्राइवरों पर प्लेटफॉर्म आधारित एक अधिकार बाध्यता लागू होती है। तो भाई प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई बाध्यता नहीं है, एक कोऑपरेटिव बेस्ड मॉडल है, तो यहाँ पर सारे स्टेक होल्डर्स हैं, कोई एक प्लेटफॉर्म का यहाँ पर एक अधिकार नहीं है। सातवां, विमुक्त जनजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। इन समुदायों की ऐतिहासिक पहचान औपनिवेशिक आपराधिक कानूनों से जुड़ी हुई है, यह सब सही है। दूसरा, जनगणना में पृथक कोड प्रदान करने से स्वतः आरक्षण प्राप्त हो जाएगा, नहीं, ऐसा तो नहीं होने वाला है। फिर उप वर्गीकरण का उद्देश्य एक ही श्रेणी के भीतर असमानताओं को संबोधित करना है। देखो, उप श्रेणी जब किसी भी एक कैटेगरी के बीच में सब कैटेगरी बनाई जाती है, तो यहाँ पर एक ही कैटेगरी में जो अलग अलग समानताएं हैं, कुछ जातियां फायदा ले जाती हैं सारी लाभों का, सारी आरक्षण व्यवस्था, तो उस समस्या का समाधान हल करना है, ये बात बिल्कुल सही है। आठवां, मेटा व्हाट्सएप विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीसीआई ने मेटा को प्रभुत्व दुरुपयोग का दोषी पाया। जी बिल्कुल, मेटा मार्केट में अपनी स्थिति का, अपनी मोनोपोली का मिसयूज कर रहा था, इसका दोषी पाया है। एनक्लेट ने जुर्माने को निरस्त कर दिया, तो ये बात गलत है, जुर्माने को कम किया था। सुप्रीम कोर्ट ने एकाधिकार जैसी स्थिति में सहमति को दिखावटी माना, ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आपकी मोनोपोली है पूरे मार्केट में, दूसरा कोई कॉम्पिटिटर है नहीं आपका, उस स्थिति में जो यूजर है मजबूरी में आई एग्री के बटन पर बटन दबाता है, वो अपनी सहमति देता है, तो ये जरूरी नहीं अपनी मर्जी से दे रहा हो, ये मजबूरी में सहमति दी जाती है, और इस बात को सुप्रीम कोर्ट मान रहा है, और सुप्रीम कोर्ट इस बात को बता रहा है कि मेटा को इस स्थिति का फायदा नहीं उठाना चाहिए। नौवां सवाल है असर्शन और रीजन वाला। डिजिटल प्लेटफॉर्म व्यवस्था में उपयोगकर्ता केवल सेवाओं के उपभोक्ता नहीं होते, क्योंकि उपयोगकर्ता डेटा से उत्पन्न आर्थिक मूल्य प्लेटफॉर्म के व्यवसाय का मॉडल होता है। जैसे हमने बात की, ये वही चीज़ है कि आपके डेटा का यूज़ कंपनी ने किया, दूसरी कंपनी को बेचा, मतलब आपके डेटा को बेचा गया है, आपके डेटा से पैसा कमाया गया है, तो ये जो यूज़र है, आप जो हैं, आपको भी उसका फ़ायदा मिलना चाहिए, लेकिन कंपनियां इसका फ़ायदा उठाती हैं, और इस बात को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में भी चर्चा की गई है इस बात के ऊपर। 10वां सवाल है, द्विपक्षीय व्यापार समझौते में संवेदनशील क्षेत्रों को पूर्णतः उधार नहीं किया जाता। संवेदनशील क्षेत्रों को पूरी तरह से नहीं खोला जाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ढांचा सदस्य देशों को नीति स्वायत्ता बनाने रखने की अनुमति देता है। देखो, क्योंकि ये जो है आपका द्विपक्षीय व्यापार समझौते में आप कुछ क्षेत्र खोल देते हैं, आप टैरिफ नहीं लगाते हैं। मान लीजिए अमेरिका के कृषि क्षेत्र पर आपने टैरिफ नहीं लगाया, तो वहाँ से अनाज बिकने, वहाँ से मक्का बिकने भारत में आएगी, और भारत में मक्का बिकेगी। सरकार उस पर कंट्रोल नहीं करती है, सरकार उस पर टैक्स नहीं लेती है। अब ये संवेदनशील क्षेत्र है, इससे हमारे भारत में किसानों को नुकसान हो सकता है। ऐसे क्षेत्रों को इस तरह की व्यवस्था से, द्विपक्षीय व्यापार समझौते से बाहर रखना चाहिए, क्योंकि जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ढांचा है, जो हमने पहले से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे WTO के तहत समझौते करके रखे हैं, वहाँ पर सदस्य देश अपनी नीतिगत स्वायत्ता बनाए रख सकते हैं। इस तरह के प्रावधान है, इस तरह से उन समझौतों को डिज़ाइन किया गया है। तो हम चाहे तो कुछ समझौतों को, हम चाहे तो कुछ सेक्टर्स को समझौतों से बाहर रख सकते हैं जो हमारे लिए संवेदनशील है। आज के लिए हमारे पास सारे सवाल खत्म हो गए, सारी न्यूज़ इतनी ही थी, हमने सारी चीज़ें डिटेल में देख ली हैं। हमने मणिपुर में जो नई सरकार बन रही है उसके बारे में भी देख लिया, मणिपुर के बारे में भी देख लिया, MPC के बारे में देखा, SIR प्रक्रिया के बारे में देखा। ये जो डिटेल आएगी US और अमेरिका की डील के बारे में, फिर हम इसे देखेंगे। भारत टैक्सी जो कोऑपरेटिव कैब सर्विस है उसके बारे में भी देखा। डीनोटिफाइड ट्राइब्स क्या डिमांड कर रहे हैं वो भी देखा। मेटा और व्हाट्सएप का क्या झगड़ा है भारत में, उसको भी हम देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जब भी कोई फाइनल डिसीजन आएगा तब भी हम बात करेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे।